बच्चे, आज अपन बात करने वाले हैं और बात करेंगे राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और वो अपना महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की जलवायु और मानसून। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर, यानी कि राजस्थान का अगर भूगोल किसी एग्जाम में आ रहा है तो एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पर आप कॉपी के ऊपर अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब वो एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से कहां से आएगा उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यहां से सबसे ज्यादा बात क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए। मेरे प्यारे बच्चे, इस एग्जाम की बात करूं तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप किसी भी एग्जाम के लिए, राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए इसको आप पढ़ सकते हो। सभी एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से 101% जो मेरे नोट्स हैं वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उस फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, पीटीआई का एग्जाम हुआ और ग्राम सेवक का हुआ। बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्स हुए। सभी एग्जाम्स के अंदर लगभग 95% अपना इसको इसको अपना नोट्स का पूरा डाटा मैच हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, और वो है राजस्थान की जलवायु और मानसून। देखेगा, यानी कि आज जो अपन बात करने वाले हैं वो राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु व मानसून। देखो, राजस्थान की जलवायु और मानसून की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो ये टॉपिक पूरा का पूरा, और इसमें से अपन को महत्वपूर्ण 4 पॉइंट्स पर अपन बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स है वो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे सब बताने वाला हूं। राजस्थान की जलवायु और मानसून जब अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पर अपन जब जलवायु और मानसून पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ शब्दावलियों का अपन उपयोग करते हैं, और उन शब्दावलियों की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो पहली शब्दावली आपको ध्यान रखें, यहाँ पर है जलवायु। कौन सी बच्चे? जलवायु। दूसरी शब्दावली पर अपन चर्चा करेंगे और वो है बच्चे मानसून। और तीसरी शब्दावली बेटा, और वो तीसरी शब्दावली जो होगी वो होगी आपकी ऋतु, सीजन्स। और चौथी शब्दावली होगी यहाँ पर पवन। देखो, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मैं कुछ शब्द यहां पर यूज करूंगा इनकी डेफिनेशन बनाने के लिए। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो किसी भी स्थान की बात होगी, किसी भी स्थान की बात होगी, कोई भी स्थान, किसी भी स्थान, और किसी भी स्थान का ताप, दाब व आर्द्रता की बात होगी। ध्यान से सुनेगा, किसी भी स्थान का ताप, दाब व आर्द्रता, यानी कि वायु मंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाएं, ठीक है। मैंने यहां पर देखो 2 शब्द लिखा है, एक तो ताप दाब आर्द्रता और दूसरा शब्द है वायुमंडलीय दशाएं। देखो, ये जो ताप दाब आर्द्रता है इसको एक शब्द में भी आप इसको उपयोग कर सकते हो, वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाओं के अंदर तापमान भी आ जाता है, दाब भी आ जाता है और आर्द्रता भी आ जाती है। एक शब्द और ले रहा हूं बच्चे, कौन सा? जैसे दीर्घकाल। दीर्घकाल। एक होता है बच्चे अल्पकाल। एक होता है बच्चे 3 से 4 माह। ठीक है। अब देखो, यहां पर अपन किस तरीके से डेफिनेशन बनाते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखो, यहां पर किसी भी स्थान की बात है बच्चे, किसी भी स्थान, किसी भी स्थान का ताप दाब आर्द्रता या वायुमंडलीय दशाएं, किसी भी स्थान का ताप दाब आर्द्रता या वायुमंडलीय दशाएं अगर दीर्घकाल समय में बदले तो उसे जलवायु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अगर अल्पकाल समय में किसी भी स्थान का ताप दाब आर्द्रता या वायुमंडलीय दशाएं बदले तो उसे मानसून कहते हैं। और किसी भी स्थान का ताप दाब आर्द्रता अगर 3 से 4 माह में बदले तो उसे ऋतु कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? उसे ऋतु कहते हैं। किसी भी स्थान का अगर ताप दाब आर्द्रता 3 से 4 माह में बदले तो उसे सीजन्स कहते हैं, ऋतु कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि ऋतुएं 3 से 4 माह की होती है।
अल्पकाल की बात करें, मानसून, जब अल्पकाल समय में आपकी वायुमंडलीय दशाएं बदलेगी तो उसे अपन मानसून कहेंगे। अल्पकाल कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, कितने भी दिन हो सकते हैं। जलवायु दीर्घकाल से बदलती है। जलवायु जो है वो 30 से 35 वर्ष में बदल सकती है, पॉसिबिलिटी है कि बदल सकती है। ये मैंने नहीं कहा कि बदल जाएगी, बाकी बदल सकती है। समझ में? यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो देखो आपने गाना भी सुना होगा कि हाँ, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे कहीं, मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। अब मौसम क्या होता है बच्चे? मौसम, मौसम अल्पकाल समय बदलता है, 1 घंटा, 2 घंटा। हो सकता है कि आप जैसे कोचिंग के अंदर आते हो तो उससे पहले बाहर का माहौल बिल्कुल अच्छा था, कोई बारिश वारिश नहीं थी, कोई तूफान नहीं था, लेकिन जैसे आप कोचिंग से बाहर जाते हो तो हो सकता है कि वहां पर तूफान आ जाए, बाहर बारिश आ रही है, मौसम खराब हो रहा है, तो ये क्या, मौसम बदल सकता है। ठीक है, तो मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे कहीं, तो मौसम तो अल्पकाल समय में बदलता है। जलवायु की तरह बदलो, कोई भी स्थान, जैसे कोई भी व्यक्ति जलवायु की तरह बदलना चाहिए, क्योंकि 30 से 35 साल में आप बदल भी जाओगे, तो भाई 30 साल में शादी हुई और 35 साल बाद आप बदलोगे तो फिर आपकी वैलिडिटी खत्म है, तो मतलब फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जलवायु की तरह बदलो। ठीक है। पवन किसे कहते हैं बेटा? विंड किसे कहते हैं? देखो, विंड की बात करें तो हवा का वह विशाल पुंज जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चले। इसका मतलब यह है कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। जैसे मान लो कि कोई बोतल है और उस बोतल को आपने दबा दिया उस बोतल को, और जब आप उसको बोतल को, जैसे एक बिस्लेरी की बोतल है, उसको आपने दबा दिया, और दबाने पर उस बिस्लेरी की बोतल के अंदर से क्या निकल गया? हवा निकल गई। भाई उसके अंदर से जितनी भी हवा अंदर थी, खाली बोतल ली अपन ने, पानी, आप बोलोगे सर पानी निकलेगा, पानी नहीं बेटा, खाली बोतल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वहां पर अंदर से, उस बोतल के अंदर से हवा बाहर आ जाती है, यानी कि उस बोतल में हवा नहीं होती है जब उसको दबाएंगे तो। अब जब उस बोतल में हवा होगी ही नहीं, तो फिर उस बोतल के अंदर वायु दाब भी नहीं होगा, क्योंकि हवा होगी तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। अब हवा है ही नहीं तो प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। उस बोतल में निम्न वायुदाब होगा, लो प्रेशर होगा, जबकि उस बोतल के बाहर उच्च वायुदाब होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है भाई। तो हवा क्या होगा कि जैसे आप बोतल को छोड़ते हो तो उच्च दाब से हवा बाहर की हवा अंदर जाएगी, यानी कि उच्च दाब से हवा निम्न दाब की ओर गति करती है, इसे पवन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें बच्चे, तो हवा, हवा जो है वो कैसे चलती है बच्चे? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है? गति करती है बच्चे। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगी हवा। ठीक है बच्चे, अब इसको अपन लिख लेते हैं, ध्यान से सुनेगा, जिससे मैंने जलवायु यहाँ पर बताई है। अब जलवायु की अगर अपन चर्चा करते हैं बेटा, तो जलवायु किसे कहेंगे? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाएं, अब आपको पता है कि वायुमंडलीय दशाओं में ताप भी आता है, दाब भी आता है, वो आर्द्रता भी आती है। किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाएं अगर दीर्घ काल समय में बदले तो उसे अपन क्या कहेंगे? जलवायु कहते हैं। मौसम किसे कहेंगे बेटा? किसी भी स्थान का वायुमंडलीय दशाएं अगर अल्पकाल समय में बदले तो उसे अपन मौसम कहते हैं या मानसून कहते हैं। ऋतु, सीजन्स किसे कहेंगे? किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाएं अगर 3 से 4 माह में बदले तो उसे ऋतु कहते हैं। और पवन किसे कहेंगे? हवा का वह विशाल पुंज जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चले उसे पवन कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, अपन बात करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक हेडिंग लगाने जा रहा हूं, और वो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे बेटा जी, ध्यान से सुनेगा। यानी कि जो क्लाइमेट को जो इफेक्ट करेगा उन फैक्टर्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चा। यहाँ पर सबसे पहले अपन एक फैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, और वो फैक्ट कौन सा होगा? और वो फैक्ट होगा बच्चे, कौन सा फैक्ट होगा? और वो है अक्षांश। यानी कि
लेटीट्यूड के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा जो फैक्टर होगा बच्चे, वो होगा समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट की बात करें तो होता है बच्चे यहां पर प्रचलित पवनों की दिशा। पवनों की दिशा अभी कैसे काम करती है, किस तरीके से जलवायु को इफेक्ट करेगी, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ विंड की बात हो रही बेटा। चौथा कारक यहां पर अपन चर्चा करेंगे। चौथा कारक कौन सा बच्चे? प्रचलित पवनों की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ विंड की बात करेंगे बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे आगे। इसके बाद में यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहां पर होता है बच्चे, क्या होता है? वन व जंगल, वन या जंगल। और 5 नंबर की अगर अपन चर्चा करते हैं तो होती है बच्चे वर्षा। और 6 नंबर की अगर अपन चर्चा करें तो होती है बच्चे मृदा। और 7 नंबर की अगर अपन चर्चा करें तो होती है पर्वत, पहाड़। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 8 नंबर की अगर अपन चर्चा करते हैं तो वो है बच्चे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स के ऊपर अपन चर्चा करने वाले। यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाला अक्षांश हो गया, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनों की दिशा, वन या जंगल, वर्षा, मृदा व पर्वत, पहाड़ और थार का मरुस्थल। ध्यान से सुनेगा, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ, बहुत बढ़िया एग्जाम था, बड़ा एग्जाम था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज्योग्राफी से जलवायु से क्वेश्चन आया और वहां से पूछा कि निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा था, कौन सा है? तो वहां पर ऑप्शन में अक्षांश था, तो अक्षांश तो उसका सही आंसर था भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो ध्यान से सुनो, वहां पर अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चले भाई ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चा यहां पर पढ़ेंगे अपन अक्षांश को। पहला पॉइंट यहां पर अपन देखने वाले हैं। अब पहला पॉइंट बच्चे अक्षांश। पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? अक्षांश। यानी कि लैटिट्यूड किस तरीके से क्लाइमेट को इफेक्ट करता है इस अर्थ पे, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, अक्षांश की बात करते बेटा जी ध्यान से सुनेगा भाई, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर ये अपनी पूरी पृथ्वी है। और इस पूरी पृथ्वी की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो इस पूरी पृथ्वी पर यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चे नॉर्थ पोल, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा साउथ पोल। और बीच के अंदर अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये हो जाएगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं इक्वेटर लाइन से, जब आप पोल की तरफ जाओगे यानी कि ध्रुवों की तरफ जाओगे, तो यहाँ पर इक्वेटर लाइन से आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जैसा कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। 0 से अपन ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी 23.5 आएगा, और इसे कहेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे बच्चा जी? उत्तरी अक्षांश। या फिर इसे कहेंगे बच्चे नॉर्थ लैटिट्यूड, या फिर इसे कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे बच्चे? कर्क रेखा। ठीक है, यहां पर भी आपको 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मिलेगा, जिसको अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं मकर रेखा। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 23.5 के बाद 66.5 यहां पर आएगा, और ये उत्तरी अक्षांश होगा। और नीचे भी अगर मैं 23.5 की बात करें तो इसके बाद में यहां पर भी 66.5 आएगा, और फिर यहां पर भी 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, और यहां पर भी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है, ध्यान से सुनो बच्चे, ये है बच्चे सूर्य। और इस सूर्य की बात करता हूं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है बच्चे, जैसे प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर,
तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच लंबवत पड़ता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच लंबवत पड़ता है। और यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर होता है उष्ण कटिबंध। क्या होता है बच्चे? यहां पर उष्ण कटिबंध। क्या होगा यहां पर? उष्ण कटिबंध। ध्यान से सुनो, देखो सूर्य का प्रकाश 12 महीने तक अगर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सीधा चमकेगा तो यहाँ पर पूरे 12 महीने तक अगर सूर्य का प्रकाश किसी एक जगह पर सीधा चमक रहा है तो वहां का टेम्परेचर को बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ा यानी कि उष्णता बढ़ेगी, यानी कि वहां पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी? उष्ण कटिबंध। ध्यान से सुनेगा, सूर्य का प्रकाश जब 23.5 से 66.5 के बीच में जाता है बच्चे, तो यहां पर क्या होता है कि पृथ्वी इस प्रकार से कर्व है, इस प्रकार से सकड़ी हो रही है, चपटी हो रही है ऊपर से। तो सूर्य की जितनी भी किरणें सूर्य जो भेज रहा है उतनी किरणें 23.5 से 66.5 के मध्य नहीं गिरेगी। और नहीं गिरेगी तो फिर सूर्य जितना गर्म कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में कर रहा है उतना गर्म कर्क रेखा से 66.5 के मध्य नहीं करेगा। तो वहां पर शीत भी होगी प्लस उष्ण भी होगी, और शीत प्लस उष्ण को बोलते हैं बेटा जी यहां पर शीतोष्ण। तो 23.5 से 66.5 के मध्य शीतोष्ण, और नीचे भी 23.5 से लेकर 66.5 के मध्य क्या होगा? शीतोष्ण होगा। ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल कम पहुंच पाता है, और बिल्कुल कम पहुंचेगा तो फिर ध्रुवों पर गर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पर होगा शीत जलवायु। और नीचे भी यहां पर ध्रुवों पर क्या होगी? शीत जलवायु होगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई देखो ध्यान से सुनेगा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर जैसे आप खड़े हो और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जा रहे हो, आप नॉर्थ पोल जाओ यानी कि उत्तरी ध्रुव जाओ या दक्षिणी ध्रुव जाओ, तो ध्रुवों से आप जाते हो तो ध्रुवों से 0 डिग्री से चलते हो तो 66.5 के बाद जलवायु बदल रही है, शीतोष्ण आ गई। फिर 66.5 के बाद में अगर मैं 23.5 के बाद में जलवायु बदल रही है, शीतोष्ण आ गई। 66.5 के बाद में 66.5 से लेकर 90 के बीच में शीत कटिबंध आ जाती है। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे मैं जलवायु जैसे जैसे मैं अक्षांशों को पार कर रहा हूं तो फिर वहां पर जलवायु बदल रही है बच्चे। ठीक है, तो ये भी एक जलवायु को बदलता है बच्चे। चले आगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं जो आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। देखो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जब ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जलवायु बदलती है। तो जलवायु बदलती है। देखो पृथ्वी पर कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, ध्यान से सुनेगा, पृथ्वी पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, पृथ्वी पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, पृथ्वी पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अर्थात राजस्थान में भी कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती? गुजरती है ना। तो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा गुजरती है, दक्षिण भाग से गुजरती है, इसलिए दक्षिण राजस्थान के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा में उष्ण कटिबंध पाया जाता है, और ज्यादातर राजस्थान में शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु में आता है। बट
दक्षिण भाग किसमें आता है? उष्ण कटिबंध में। तो देखो यहां पर ध्यान से सुनो, अर्थात राजस्थान में, अर्थात राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए दक्षिण राजस्थान में उष्ण कटिबंध व ज्यादातर राजस्थान में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। लेकिन मरुस्थल भाग व अरावली के कारण राजस्थान की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु कहते हैं। लेकिन मरुस्थल के कारण राजस्थान की जलवायु उष्ण है और अरावली जलवायु को बांटने का काम करती है। इसलिए अरावली को राजस्थान की जलवायु विभाजक रेखा कहते हैं, इसलिए अरावली को राजस्थान की जलवायु विभाजक रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से अक्षांश क्या होते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलते बच्चे नेक्स्ट, यहां पर दूसरा कारक अपन पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा कारक कौन सा बच्चे? ध्यान से समझिएगा। और दूसरा कारक है समुद्र से दूरी। जैसे मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, और वो चीज क्या है बच्चे? ध्यान से सुनो। जैसे राजस्थान जो है, राजस्थान के आसपास में कोई समुद्र नहीं है, और राजस्थान के आसपास में कोई समुद्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि गर्मी ज्यादा पाई जाती है। जबकि समुद्र के पास वाले जो राज्य हैं, उनके अंदर जलवायु आर्द्र जलवायु होती है। क्या होता है कि जो समुद्र के ऊपर से जो हवाएं चलती है, वो ठंडी हवाएं चलती है, नमीयुक्त हवाएं होती है। तो समुद्र के आसपास वाले स्थलीय भाग के अंदर वो जो ठंडी हवाएं हैं, वो अपनी नमी को छोड़ती है। इस वजह से समुद्र के आसपास में आर्द्र जलवायु, जबकि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, तो उष्ण जलवायु पाई जाती है। अर्थात समुद्र से दूरी भी क्या करती है? जलवायु को बदलती है। हो सकता है अगर राजस्थान के आसपास में भी अगर समुद्र होता, तो राजस्थान में भी क्या होती? आर्द्र जलवायु होती। लेकिन राजस्थान समुद्र से लगभग, अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, और इतनी दूरी होने के कारण राजस्थान के अंदर समुद्र की ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, और यहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है।
तो इसके बारे में थोड़ी सी बात अपन लिख लेते हैं। देखो बच्चे ध्यान से समझो। समुद्र से दूरी बढ़ने पर समुद्र से दूरी बढ़ने पर नमी युक्त हवाएं शुष्क हो जाती है। तो दूरी बढ़ने पर नमी युक्त हवाएं शुष्क हो जाती है और आर्द्रता घटती जाती है और आर्द्रता घटती जाती है। जोधपुर व कोलकाता एक अक्षांश पर है, लेकिन जोधपुर के अंदर उष्णकटिबंध पाया जाता है, जबकि कोलकाता क्या है बच्चे, वहां पर आर्द्र जलवायु होती है। तो यहाँ पर जोधपुर व कोलकाता एक ही अक्षांश पर है, लेकिन जोधपुर समुद्र से दूर होने के कारण यहां उष्णकटिबंध व कोलकाता समुद्र के पास होने के कारण वहां आर्द्र जलवायु। ठीक है, जैसे मान लो ये अपना प्यारा सा भारत, ठीक है। यहां पर अपन को पता है कि इस जगह पर कोलकाता है, ये कोलकाता हो गया, और इसी जगह पर यहां पर है जोधपुर। अब जोधपुर से देखो, जोधपुर की बात करें, जोधपुर से समुद्र की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है और इधर की बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये अरब सागर हो जाएगा, अरब सागर, और ये जाएगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर कौन सी जलवायु होगी समुद्र के पास में कोलकाता, तो यहां पर आर्द्र जलवायु, और यहां पर कौन सी जाएगी, शुष्क जलवायु। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आती है बच्चे प्रचलित पवनों की दिशा। तीसरा यहां पर फैक्टर है प्रचलित पवनों की दिशा। तो प्रचलित पवनों की दिशा की अगर अपन चर्चा करते हैं, डायरेक्शन ऑफ विंड की बात करते हैं, एक जनरली मैं आपको बता देता हूं कि क्या किस तरीके से पवन जो होती है, हवाएं होती है, वो जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे मान लो कि पृथ्वी है, अब आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर ध्रुव जो होते हैं, ध्रुव, वहां पर सूर्य नहीं पहुंच पाता, तो वहां पर ठंडी ज्यादा होती है, जबकि भूमध्य रेखा के आसपास में सूर्य पहुंच पाता है पूरा का पूरा, इसलिए वहां पर गर्मी होती है, तो गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर जैसे मान लो
ये अपनी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, ये हो जाएंगे बच्चे नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल। यानी कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र हो जाएगा ये ठंडा क्षेत्र हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा ये भी क्या होगा, ठंडा। जबकि अगर मैं बात करता हूं भूमध्य रेखा के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, भूमध्य रेखा के आसपास में गर्म क्षेत्र होता है। अब देखो यहां से ध्रुवों से जब हवाएं भूमध्य रेखा के पास में चलती है तो कैसी होगी, ठंडी हवा होगी। और जब भूमध्य रेखा के ऊपर ये ठंडी हवाएं जाती है तो भूमध्य रेखा क्या होती है बच्चे, ये बिल्कुल गर्म क्षेत्र है। तो ठंडी हवाएं जब गर्म क्षेत्र में जाती हैं तो गर्मी को कम कर देगी, यानी कि टेम्परेचर को कम कर देगी। कैसा कर देगी, कम कर देगी। जब भूमध्य रेखा पर ठंडी हवा आएगी तो एक समय टेम्परेचर को तो कम करेगी, लेकिन ये जो ठंडी हवाएं हैं भूमध्य रेखा पर गर्म हो जाती है, और गर्म होकर ये हवाएं फिर से ध्रुवों की ओर चलती है। जब ध्रुवों की ओर ये गर्म हवा चलेगी तो ध्रुवों पर क्या होता है, ठंड होती है, टेम्परेचर कम होता है। तो इस टेम्परेचर को क्या करेगी, ठंड को बढ़ा देगी, ठंड को कम कर देगी। यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। भाई ठंड होती है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो 0 को बढ़ाकर 15 कर दी, 20 कर दी, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और फिर अंततः ये गर्म हवाएं यहाँ पर ठंडे क्षेत्र में आकर ठंडी हो जाती है। फिर से हवाएं ध्रुवों की ओर जाएगी, और ध्रुवों पर जब ठंडी हवाएं जाती है तो ये ध्रुवों पर जब ठंडी हवा जाती है तो यहाँ पर ध्रुवों से ठंडी हवा भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी। तो ये गर्म क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, और गर्म क्षेत्र पर ये क्या कर देगी, तापमान को कम कर देगी। फिर इसी प्रकार से निरंतर ये हवाएं चलती रहती है, तो गर्म ठंडी हवाएं मिलती है, तो इससे जलवायु में परिवर्तन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रचलित पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज मैं लिख देता हूं और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिएगा बच्चे, आप सभी को यह पता होगा कि ध्रुवों पर तापमान कम होता है, ध्रुवों पर तापमान कम होता है, और भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होगा। जब ध्रुवों से हवाएं भूमध्य रेखा की ओर चलती है, जब ध्रुवों से हवाएं भूमध्य रेखा की ओर चलती है तो भूमध्य रेखा पर तापमान को कम कर देगी, और भूमध्य रेखा पर तापमान को कम कर देगी। और जब भूमध्य रेखा से
गर्म हवा ध्रुवों की ओर जाती है, ध्रुवों की ओर जाती है, तो वहां तापमान को बढ़ा देती है। अर्थात प्रचलित पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। प्रचलित पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भी। फिर इसके बाद होता है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर चलेंगे फोर्थ पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या है? वन या जंगल। ध्यान से सुनो, फॉरेस्ट। अब देखो भाई, देखो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। जैसे मैं यहां पर दो फॉरेस्ट ले रहा हूं भाई। जैसे मान लो कि एक फॉरेस्ट तो ये है बच्चे, ये पेड़ पौधे उग रहे हैं बहुत सारे, ये बहुत सारे पेड़ पौधे उग रहे हैं। एक पौधा है बच्चे इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां पर अगर सूर्य का प्रकाश आता है इस जगह पर, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा बेटा, नहीं पहुंच पाएगा ना। सॉरी, सूर्य का प्रकाश भूतल तक नहीं पहुंच पाएगा। भूतल किसे कहते हैं? ये भूमि का तल, यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब यहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो इस क्षेत्र को गर्म नहीं करेगा, और ये क्षेत्र कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे इस प्रकाश को रोक लेंगे। इसे कहेंगे, कौन सा वन कहेंगे? सघन वन। क्योंकि यहां पर सघन वन, क्योंकि यहां पर क्या है बच्चे, यहाँ पर पेड़ पौधे पास पास में, सघनता ज्यादा पेड़ पौधे, और सघन वन होने के कारण यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है। जबकि यहाँ पर सूर्य है, और इस सूर्य का प्रकाश जब आता है तो यहाँ पर पेड़ पौधे दूर दूर होने के कारण ये सूर्य का प्रकाश सीधा धरातल तक आएगा, और यहाँ पर गर्म क्षेत्र होगा, यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा। और इस वन को क्या बोलेंगे? विरल वन, विरल वन। तो यहाँ पर सघन वन है और यहाँ पर विरल वन है। देखो, सघन वन जहां पर होते हैं, पेड़ पौधे जहां पर ज्यादा होते हैं, वहां पर आर्द्र जलवायु, जबकि जहां पेड़ पौधे कम होते हैं वहां पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी? वो वहां पर, हाँ बिल्कुल, उष्ण जलवायु। यहाँ पर उष्णता है बेटा, उष्णता, और यहाँ पर आर्द्रता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कुछ चीजें अपन लिख लेते हैं। जैसे जहां पर सघन वन पाए जाते हैं, जहां पर सघन वन पाए जाते हैं, जहां पर सघन वन पाए जाते हैं, वहां पर आर्द्र जलवायु, वहां पर आर्द्र जलवायु, वह जहां विरल वन पाए जाते हैं, वहां शुष्क या उष्ण जलवायु पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वन और जंगल भी क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं बेटा जी। चले बेटा, अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पर चलते हैं बेटा जी। और पांचवा पॉइंट है बेटा जी, कौन सा है? वो है
वर्षा, रेन, रेनफॉल। अब सुनो भाई, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनेगा, 2 लाइनें लिखूंगा, उसी के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसो जहां वर्षा अधिक, जहां वर्षा कम। तो जहां पर वर्षा अधिक होगी बेटा जी, टेम्परेचर वहां पर क्या होगा, कम होगा। और जहां पर वर्षा कम होगी वहां टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहां पर कम और ये अधिक। अब ऐसा क्षेत्र जहां पर बारिश बिल्कुल ज्यादा हो रही है तो वहां टेम्परेचर कम होगा, आर्द्र जलवायु होगी। और जहां पर बारिश बिल्कुल कम है वहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक होगा, तो शुष्क उष्ण जलवायु। तो वर्षा भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है बेटा। जैसे अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, और नेक्स्ट छठा पॉइंट पर बात करेंगे पर्वत पहाड़ के ऊपर। छठा पॉइंट है बेटा पर्वत पहाड़। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि ये अपना प्यारा सा राजस्थान है बच्चे, ये अपना प्यारा सा राजस्थान। और इस राजस्थान की अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान में ये अरावली है बेटा। ये क्या है बच्चे, अरावली। अरावली क्या करती है कि अरावली बीचों बीच में होने के कारण, इधर जो मरुस्थल है ये क्या है बेटा, मरुस्थल। ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का प्रसार राजस्थान में नहीं बढ़ पाता। ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का प्रसार राजस्थान के अन्य भाग में नहीं बढ़ पाता अरावली के कारण। अगर मान लो कि अरावली होती नहीं तो हो सकता है कि पूरे राजस्थान के अंदर ही मरुस्थल होता, और जब पूरे राजस्थान के अंदर मरुस्थल होता तो हो सकता है कि पूरे राजस्थान में कैसी जलवायु होती, शुष्क जलवायु, उष्ण जलवायु। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, मरुस्थल के होने के कारण यहाँ पर आर्द्र जलवायु होगी। कैसी जलवायु, सॉरी, उष्ण जलवायु होगी। कौन सी जलवायु, उष्ण। जबकि इधर कौन सी जलवायु होगी, इधर आर्द्र जलवायु होगी, क्योंकि इधर अरावली होने के कारण बंगाल की खाड़ी से मानसून जो आता है इसको ज्यादा अरावली रोक लेती है, तो पूर्वी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इधर आर्द्र जलवायु होगी। तो अरावली अगर बीच में है तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु, एक तरफ उष्ण जलवायु। हो सकता है कि अरावली अगर मान लो कि ऐसी कंडीशन में होती कि अरावली राजस्थान के सबसे पश्चिमी छोर पर होती तो हो सकता था पूरे राजस्थान के अंदर आर्द्र जलवायु होती। अगर हो सकता है कि अरावली सबसे पूर्वी छोर पर होती तो पूरे राजस्थान में मरुस्थल फैल जाता और यहाँ पर उष्ण जलवायु होती। तो अरावली भी क्या करती है बच्चे यहाँ पर, यानी कि पर्वत पहाड़ भी क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लिख देता हूं यहाँ पर, नोट बनाकर डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखता हूं बच्चे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो राजस्थान की जल विभाजक, एक बार लिख देता हूं फिर बता दूं, विभाजक व जल जलवायु विभाजक रेखा, जल विभाजक या जलवायु विभाजक रेखा अरावली को कहते हैं। ध्यान से सुनो, देखो अरावली के अंदर, अरावली राजस्थान में अरावली है। अब अरावली होने के कारण क्या होता है कि अरावली बीचों बीच में, तो पश्चिमी राजस्थान की नदियों को पूर्वी राजस्थान में नहीं आने देगी और पूर्वी राजस्थान की नदियों को पश्चिम राजस्थान में नहीं आने देगी। तो राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर जल विभाजक रेखा और जलवायु विभाजक रेखा, वो दोनों ही कौन है बच्चे, अरावली। ठीक है, जबकि भारत में
भारत की अगर अपन चर्चा करते हैं तो जैसे मान लो ये अपना प्यारा सा भारत है, तो इस भारत के अंदर ये जो हिमालय है, ये हिमालय, और ये जो विंध्याचल पर्वतमाला, ये विंध्याचल है बच्चे, ये कौन सी है? विंध्याचल पर्वत माला, और ये है बच्चे हिमालय। तो विंध्याचल पर्वतमाला तो क्या करती है, भारत को दो भागों में बांटती है, और उत्तरी भारत की नदियों को दक्षिण भारत में नहीं जाने देगी, और दक्षिण भारत की नदी को उत्तरी भारत में नहीं जाने देगी। तो इसे तो कहते हैं जल विभाजक रेखा, भारत की जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा रेखा। और हिमालय को कहते हैं बच्चे भारत की जलवायु विभाजक रेखा। ठीक है, तो राजस्थान में तो दोनों ही एक को ही कहते हैं राहुल को, जबकि भारत के अंदर जलवायु विभाजक रेखा हिमालय को कहते हैं और जल विभाजक रेखा विंध्याचल को कहते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि पर्वत पहाड़ भी जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके बाद में आती बेटा जी मिट्टियां। 7 नंबर पर अगर अपन बात करें तो मिट्टियां, सोइल्स की बात करें, सोइल्स कैसे जलवायु को प्रभावित करती, मिट्टियां। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो जैसे मान लो कि काली मिट्टी, जैसे काला रंग होता है, आपको पता है कि काला रंग सूर्य की किरणों को ज्यादा एब्जॉर्व करता है, ज्यादा अपने पास ले आता है। तो सूर्य की किरणों को ज्यादा एब्जॉर्व करेगा तो वहां पर उष्णता ज्यादा होगी। ठीक है, अगर सूर्य की गर्म गर्म किरणें सारी एक जगह जाएगी तो गर्म क्षेत्र तो होगा ही होगा। ठीक है, तो काली मिट्टी का काला रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, जिसके कारण काली मिट्टी का धरातल गर्म हो जाता है और उसे वहां पर तापमान बढ़ जाता है। तो विद्वानों ने कहा कि काली मिट्टी भी जलवायु को प्रभावित करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कोई लिखने की कोई विशेष बात नहीं है भाई। फिर इसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है थार का मरुस्थल, वही लिख लेते हैं, थार का मरुस्थल। तो 8वें नंबर का पॉइंट है बेटा थार का मरुस्थल। तो राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण थार का मरुस्थल भी है। आपको पता है कि जहां मरुस्थल होंगे वहां पर जो वर्षा होगी बिल्कुल कम होगी, और बारिश कम होगी, तेज धूल भरी आंधियां चलेगी, और इन सभी चीजों के कारण क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो जहां जहां जिस देश के अंदर मरुस्थल होता है वहां का टेम्परेचर, या फिर वहां वो मरुस्थल क्या करता है, टेम्परेचर वहां की जलवायु को प्रभावित करता है। तो थार का मरुस्थल भी अपनी जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए भी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। हाँ, तो ये तो हो गए अपने प्रभावित करने वाले कारक। और अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं बच्चे यहाँ पर कुछ विशेषताएं अपने जलवायु की। तो देखो बच्चे, जलवायु की विशेषता की बात करें, राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता अपन पढ़ने वाले। तो जैसे देखिएगा, राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता, राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता। अब देखो भाई, प्रमुख विशेषता की बात करें, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, तो यहां पर बात करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे। पहली विशेषता बताने जा रहा हूं, और पहली विशेषता है बच्चे, ध्यान से सुनेगा। राजस्थान में तापमान एवं वर्षा की स्थिति के अनुसार राजस्थान में जलवायु, आर्द्र जलवायु भी आपको मिलेगी देखने को, यहाँ पर अति आर्द्र भी मिलेगी, शुष्क भी मिलेगी, और अति शुष्क भी देखने को मिलेगी। जैसे राजस्थान के अंदर अगर मैं मरुस्थल की बात करूं तो मरुस्थल में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक वो स्थान जहां पर बिल्कुल कम बारिश होती है, 0 से 25 वाला स्थान, तो वहां पर अति शुष्क होगी। 25 से 50 वाले स्थान पर कौन सी होगी, एक बार बना के डायग्राम से बताता हूं। जैसे बेटा जी ध्यान से सुनो,
तो यहाँ पर 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है बच्चे सबसे पश्चिम भाग में, या 50 सेंटीमीटर, और अरावली में 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर होती है बेटा, और पूर्वी राजस्थान में 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है बेटा जी, और हाड़ौती के अंदर 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर प्लस प्लस इससे ज्यादा होती, कम नहीं होती। इसलिए अब मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। तो इस वाले पार्ट में सबसे कम बारिश, इसलिए यहाँ पर शुष्क जलवायु, यहाँ पर अर्ध शुष्क हो जाएगी 25 से 50 वाले क्षेत्र में, और 50 से 60 वाले में हो जाएगी शीतोष्ण, यहाँ पर हो जाएगी आर्द्र, और 80 प्लस प्लस वाले में जाएगी अति आर्द्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं मैं, और उस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे, ध्यान से सुनो। राजस्थान में तापमान एवं वर्षा की स्थिति के अनुसार तापमान एवं वर्षा की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में तापमान एवं वर्षा की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जलवायु अति शुष्क, जलवायु। दूसरे नंबर पर अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरे नंबर पर शीतोष्ण जलवायु। और चौथे नंबर पर आर्द्र जलवायु। और पांचवें नंबर पर अति आर्द्र जलवायु। तो ये भी एक विशेषता है इसकी। तो पहली विशेषता है कि तापमान और वर्षा की स्थिति के अनुसार इसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो ये भी एक पहली विशेषता इसकी हो चुकी है। अब राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा अपर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पर अकाल होना एक सामान्य घटना है। और वर्षा की अनिश्चितता के कारण कोई निश्चित नहीं होती वर्षा, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो इस कारण भी यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र का अंदर कभी कभी क्या होता है, बाढ़ भी जाती है, कभी शुष्कता हो जाती है, तो वो एक अकाल की स्थिति है। ठीक है, तो ये भी एक इसके अंदर है। तो यहाँ पर वर्षा की अपर्याप्त मात्रा के कारण यहाँ पर कभी ज्यादा कभी गर्म, तो कभी यहाँ पर अकाल आ जाता है, कभी यहाँ पर बाढ़ की समस्या भी आ जाती है। तो वो दोनों स्थिति यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं बेटा जी, और वो है राजस्थान में अधिकांश भाग में, राजस्थान के अधिकांश भाग में, राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा अपर्याप्त मात्रा में होती है। वर्षा अपर्याप्त मात्रा में होती है, जिसके कारण यहां पर जलवायु, जिसके कारण यहां
जलवायु या मौसम बदलता रहता है। बदलता रहता है। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब जैसे पश्चिम राजस्थान में अत्यधिक तापांतर पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मरुस्थलीकरण अधिक से अधिक हो रहा है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में तापांतर तापांतर का मतलब तापमान बढ़ सकता है, घट जाता है, उसे तापांतर कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में तापांतर अधिक पाया जाता है, जिसके कारण अधिक तापांतर पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। ठीक है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाएं चलती है, तो यहाँ पर लू भी चलती है, तो ये भी एक इसका विशेषता ही है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जलवायु के प्रारूप, सीजन्स, फॉर्मेट ऑफ क्लाइमेट, और यहाँ पर अपन राजस्थान में सीजन्स के 4 भाग पढ़ेंगे, यानी कि ऋतुएं 4 प्रकार की होती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु,